वालेकुम। क्या हाल है बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? वो खुश नसीब बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, देखें और भी बच्चे तो और भी बहुत हैं जो कि मतलब केमिस्ट्री के अलावा और से सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मुकाम केमिस्ट्री वाले बच्चों का है ना, वो मुकाम मेरा ख्याल है और किसी बच्चे का नहीं हो सकता, क्योंकि केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं ना, ये ख़ास तौर पे बड़े मज़लूम बच्चे होते हैं। तो अल्लाह ताला आसानियाँ करे जी आपके लिए। वो बल्कि मैं एक बात कहता होता हूँ ना कि केमिस्ट्री जो है ना, ये जन्नती सब्जेक्ट है। तो देखें, जन्नत में जाना आसान तो नहीं है ना, तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जन्नत आपके नसीब में होगी इंशाल्लाह ताला। और आप बताएं, खैर खैरियत है, सब ठीक ठाक हैं? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे सब। बेटा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का शुरू करते हैं एंड देन वी विल क्लोजिंग इंशाल्लाह ताला योर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म होते ही आपके सेकंड ईयर के माशाल्लाह 5 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। पीछे रह जाएंगे आपके सिर्फ 3 चैप्टर जो कि फ़र्स्ट टर्म के हैं, चैप्टर 5th 6th और 7th इंशाल्लाह ताला उसमें करेंगे। ओके जी, हम पढ़ रहे थे जनाब अली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको मैं शॉर्टली SWM भी कह सकता हूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने देखा था कि वी ह्यूमंस व्हेन वी आर लिविंग इन द सिटीज एंड वी आर लिविंग इन द होम्स, वी प्रोड्यूस a lot amount of waste on the daily basis। देखें, आपके घर में चाहे थोड़ा सा हो रहा है, 1 या 2 किलो हो रहा है या 3 किलो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, लेकिन ओवरऑल एज अ होल व्हेन वी सी द अमाउंट इन द सिटी, तो हमें पता चलता है कि इट्स अ बिग अमाउंट। 1370 टन एक दिन में प्रोड्यूस होना, इट्स नॉट अ लेस अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट, 1370 टन। और फिर ऑन द होल जब आप पाकिस्तान के लेवल पे देखते हैं तो अराउंड 55,000 टन, टू मच। बहरहाल, तो वी वर इंट्रोड्यूसिंग द वेज कि हम क्या कर सकते हैं टू मैनेज दिस वेस्ट। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि पीपल एंड द कंट्रीज दे वर डूइंग दिस वेस्ट मैनेजमेंट बाय द डंपिंग इन द सी। डंपिंग इन द सी कुछ अर्सा तो चलती रही है, बट इट वाज नॉट अ स्टेबल और इट वाज नॉट अ सस्टेनेबल मेथड, और इट वाज नॉट अ फ्रेंडली, कोई इन्वायरमेंट के लिहाज से ये फ्रेंडली भी नहीं था तरीक़ाकार। आपने देखा कि वी सॉ द कॉन्सिक्वेंसेस, हमें इसके नुकसान हुए। एंड आफ्टर दैट दे पीपल आल्सो शिफ्टेड ऑन द न्यू मेथड्स, उन्होंने भी नए तरीके ढूंढे और ईजाद किए। एंड वन ऑफ देम एंड गुड है ये लैंडफिल वाला जो तरीका है, हम आज तक यही इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इट्स गुड इनफ। फिर हमने देखा कि लैंडफिल के बाद इसमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई एंड दैट थिंग्स वाज इंसिनरेशन, कि आप पहले चीज़ को इंसिनरेट करें और इंसिनरेट करने के बाद उसको ज़मीन के अंदर डंप कर दें। ऐसे इंसिनरेट करें उसके बाद लाकर डंप कर दें इसमें। लैंडफिल का जो चॉइस ऑफ द लैंड है ना फॉर द लैंडफिल, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ये लैंडफिल को बनाने के लिए, करने के लिए ये एक अहम बात है कि आप लैंडफिल बनाएंगे कहाँ। वो जगह शहर से, वो जगह आबादी से कितनी दूर होनी चाहिए। एक्चुअली देखें, पता है होता क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन स्टार्ट्स इन द लैंडफिल, ऊपर से यहाँ से क्लोज है, ऊपर से आप क्लोज कर दें। जब आपने लैंडफिल एक बना ली, ऊपर से आपने उसको काइंड ऑफ ऊपर छत डाल के उसको क्लोज कर दिया ऊपर से, तो अब इसके अंदर डिकम्पोजिशन तो होनी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी वर्किंग, वो तो काम करेंगे। तो इसके दौरान में गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, अमोनिया गैस, मीथेन गैस, ये सारी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। अब आपको पता है एक बार हुआ क्या, अब देखें ना, इंसान वक्त के साथ इंसान चीज़ों से सीखता है। अमेरिका में
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूयॉर्क में लैंडफिल थी। उन्होंने जनाब अली लैंडफिल बनाई और कचरा मचरा डाल के सब चीज़ें बंद बंद करके उसको ऊपर से ढक्कन लगा के ऊपर से लेंटर शेंटर डाल के क्ले की पूरी लाइनिंग डाल के बंद करके मुतमईन होके वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि जी ज़मीन खाली पड़ी है तो इस ज़मीन पे क्या करें। उन्होंने कहा ये जो खाली ज़मीन पड़ी है ये यहाँ पे आप ना एक पार्क बना दो। उन्होंने जनाब अली इधर पार्क बना दिया। लैंडफिल बने, 2 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, कोई 1 साल गुजरने के करीब आके ना उस लैंडफिल में धमाका हो गया। और धमाका इट वाज लाइक अ बॉम्ब ब्लास्ट, एक अच्छा खासा एक्सप्लोजन हुआ। ऊपर जो कि बच्चे खेल रहे थे, कोई एक आधे की उसमें से डेथ होगी, बाकी कोई बच्चे ढेर सारे उसमें जख्मी हो गए। एक अच्छा खासा उसमें धमाका हो गया। सर जोड़ के बैठ गए साइंटिस्ट कि भाई हुआ क्या, इसमें किया क्या, हमने क्या रखा था इसके अंदर, क्या इसके अंदर कोई धमाका खेज मवाद था। आखिरकार उनको पता चला कि भाई साहब आपने लैंडफिल तो बड़ी प्यारी बनाई, आपने इस लैंडफिल की पैकिंग भी बड़ी अच्छी की, नीचे भी बड़ी अच्छी क्ले लाइनिंग लगाई, ऊपर से भी पैक कर दिया, तो विद द टाइम इसके अंदर गैसेस भी तो प्रोड्यूस होनी है, वो किधर जानी है। हुआ क्या था कि इस लैंडफिल के अंदर गैसेस एक्यूमुलेट होती रही, वो 6-8 महीने के बाद इतनी गैसेस अमाउंट इसके अंदर जमा हो गई कि वो कोई 6 महीने बाद 8 महीने बाद वो धमाके के साथ फट गया, पूरी लैंडफिल फट गई, बर्स्ट हो गई। फिर हमने ये सीखा कि नहीं, जब आप लैंडफिल बनाएंगे तो आप उसको क्लोज मुकम्मल तौर पे नहीं करेंगे, यहां पे आप एक पाइप रखेंगे। ये इंफॉर्मेशन के लिए बात बता रहा हूं, इसके अंदर नहीं लिखी हुई। यहां पे फिर आप एक पाइप रखा जाता है जिसको कहा जाता है स्पार्जिस। ये पाइप क्या करता है, ये पाइप बेसिकली इस लैंडफिल का काइंड ऑफ गैसेस का एग्जिट होता है। ऐसे ही इंसान सीखता है वक्त के साथ साथ। ये गैसेस का एक एग्जिट है, वक्त के साथ साथ जो इसमें गैसेस प्रोड्यूस होती रहेंगी वो इस स्पार्जिस में से बाहर निकलती रहेंगी और फिर ये इसमें एक्यूमुलेशन नहीं होगी। क्लियर होगी बेटा बात। और फिर यहाँ पे जहाँ पे लैंडफिल होती है इसके ऊपर यूजुअली पार्क टाइप इसी तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन साथ में मेंशन करवाया जाता है कि यहाँ पे जहाँ पे आप खेल रहे हैं नीचे लैंडफिल है। ठीक हो गया, ओके जी। नेक्स्ट हमने बात की थी इंसनरेशन की। इंतहाई आसान तरीका इंसनरेशन ऑफ MSW, इंतहाई आसान तरीका कि आप उसको 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे, कंबस्शन होगी और आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंबस्टेबल मटेरियल तो है, वो बर्न होता है, वो बर्न होने के साथ उसमें से एक तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, दूसरा उसमें से जो हीट निकलेगी आप उसको हीट एक्सचेंजर लगा के उसको स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यूजिंग दैट स्टीम यू कैन रन योर टर्बाइंस, तो टर्बाइन रन करें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। ठीक हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है जनाब, पेज नंबर 317 पे सेकंड लास्ट टॉपिक जो लिखा हो, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट बेटा एक्चुअली जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है ना, इट इज़ नॉट लाइक MSW, ISW इज़ नॉट लाइक MSW। MSW में क्या है, म्यूनसिपल वेस्ट में क्या है, हम जो घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें वही है ना, जिसमें क्या होगा, बच्चों के खिलौने होंगे, कोई कपड़े शपड़े हो सकते हैं, कोई रद्दी हो गई, कोई अखबार के टुकड़े हो गए, कोई किताबें हो गई फटी पुरानी, प्लास्टिक्स हो गए, कोई कुर्सियाँ टूटी हैं, फर्नीचर टूटा, कोई लकड़ी है वो शामिल है उसके अंदर, रबर हो सकता है, लेदर शेदर हो सकता है। म्यूनसिपल वेस्ट में तो यही चीज़ें होंगी ना, घरों में तो यही चीज़ें होती, लेकिन इंडस्ट्री में ये चीज़ें नहीं होती। इंडस्ट्री में तो हैवी मेटल्स भी, इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। देखिए ऐसे चीज़ों का फ़र्क होता है। अब यू कैन नॉट डील इंडस्ट्रियल वेस्ट एज ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को म्यूनसिपल वेस्ट की तरह मैनेज नहीं किया जा सकता, इसको उसकी तरह नहीं समझा जा सकता। इसके अंदर हैजर्डस मटेरियल्स हैं। अगर म्यूनसिपल वेस्ट में से खुदा ना खास्ता लीशिट अगर नीचे आ भी जाता है और पानी में शामिल हो भी जाता है तो चले बहुत नुकसान नहीं होगा,
लेकिन अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट का लिस्ट वाटर टेबल में शामिल हो जाए तो इट्स लाइक अ डेथ फॉर द सिटी। ऐसे इसलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए वी मेक न्यू लैंडफिल्स, वी मेक सेपरेट लैंडफिल्स, उनके लिए अलग जगह होती है एंड वी टेक स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर ISW। ठीक हो गया। इसकी जो क्ले की यहाँ पे जो लाइनिंग होगी, ये जो क्ले की लाइनिंग होगी, इसको भी हैवी बनाया जाएगा। ये ज़्यादा थिक होगी, ये ज़्यादा मजबूत होगी, ये ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्लियर होगी बेटा बात? बाकी इसमें कोई और नई बात नहीं है, बाकी बातें इसमें सारी वही हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद है इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसका तरीकाकार थोड़ा सा म्यूनिसिपल वेस्ट से मुख्तलिफ है उसी तरह ही, इसको हीट करनी है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है म्यूनिसिपल वेस्ट से। क्या करते हैं इसमें जनाब अली, आप सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, इसको एक रोटरी किल्न में डालते हैं। इसको कहते हैं रोटरी किल्न। इस रोटरी किल्न में आप कोई 650 से कोई 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देते हैं। यहाँ से आपने जो वेस्ट है वो डालना है इसके अंदर। क्लियर होगी जी बात? जब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट आप इसमें रोटरी किल्न होती क्या है? रोटरी किल्न होती घूमने वाली भट्टी। ये किल्न मतलब होता है भट्टी, रोटरी मतलब घूमने वाली। ये एक किल्न होती जो घूम रही होती, जैसे आप समझ लीजिए मेरा मार्कर है ना, ये इसको थोड़ा सा एंगल इसका यूँ होता है ताकि जो भी वेस्ट है वो आगे पुश होता रहे। तो थोड़ा सा एंगल इसका यूँ होता है तो ये घूम रही होती है ऐसे। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो मार्कर यूँ घूमता हो ऐसे, ये यूँ घूम रही होती, इसलिए इसको रोटरी किल्न बोलते हैं। इसमें टेम्परेचर रखते हैं इतना। तो कुछ मटेरियल ऑब्वियसली जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो जनरल लकड़ी, मिट्टी, कटा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो जनरली कोई कपड़ा शपड़ा है, जनरली छोटे मोटे लेदर, प्लास्टिक्स, इस तरह की जो चीज़ें, वो तो यहाँ ऑब्वियसली इतने टेम्परेचर पे बर्न हो जाएंगी। जब वो बर्न होंगी तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जो वेस्ट है वो ऐश है वो प्रोड्यूस होगी ना। तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट चैम्बर में भेजने से पहले इस ऐश को निकाल लिया जाता है। यहाँ पे जितनी ऐश प्रोड्यूस हुई है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, अब इसको नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं और ये पहले से ज़्यादा टेम्परेचर रखती है। इसका टेम्परेचर होता है कोई 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। ठीक है, इसको फर्स्ट चैम्बर भी कह लेते हैं, फर्स्ट चैम्बर, और इसको कह देते हैं सेकेंडरी चैम्बर। फर्स्ट कह लें या प्राइमरी कह लें, बेहतर वर्ड यही है। रोटरी किल्न जो असल वर्ड है, रोटरी किल्न। पहला चैम्बर जो है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ रोटरी किल्न एंड सेकेंडरी चैम्बर में जाके वी आर पुटिंग द हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें इंक्रीज किया जाता है। अब इस टेम्परेचर में जो इंक्रीज किया जाता है तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई लिक्विड वेस्ट है, कोई इसके अलावा भी जो यहाँ पे आपने पीछे इंसर्ट नहीं किए थे तो आप वो यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं फिर। ठीक हो गया? तो लिक्विड वेस्ट यहाँ पे इंसर्ट करके इसको 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इसको रेज करके टेम्परेचर इसको यहाँ पे बर्न किया जाता है सेकेंडरी चैम्बर में। तो लेकिन ये जो चैम्बर है ये रोटेटिंग नहीं है। ये पहला वाला क्या था, ये रोटेटिंग था, यूं वाला ऐसे, ये रोटेटिंग था। अब ये रोटेटिंग नहीं है, इस चैम्बर को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ओके जी, जब आपने इसके अंदर जब बर्निंग हो गई तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगे। गैसेस प्रोड्यूस होंगी ना। आपने इतना सारा रिफ्यूज़ डाला, आपने मन के लिहाज से या टन के लिहाज से रिफ्यूज़ डाला तो वो कुछ ऐश बन गया, वो ऐश यहाँ से निकल आई, आपने उसको अंदर सेकेंडरी चैम्बर में भेजा, वहाँ पे मज़ीद टेम्परेचर हाई किया। जो चीज़ें यहाँ पे डीकम्पोज नहीं हुई थी, जो चीज़ें यहाँ पे बर्न मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाई थी, अब वो इतने हाई टेम्परेचर पे तो वो बर्न होंगी। अच्छा जी, जो ऑक्साइड्स हैं मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड्स बन के डिस्चार्ज हो जाएंगे, निकल जाएंगे उसके अंदर से। पीछे जो राख बचेगी अब उसको उठा के यहाँ से फिर सेपरेट कर लिया जाएगा, इसको दोबारा निकाल लिया जाएगा जो ऐश है। उसके बाद जो एक अब अहम काम है ना वो ये है, वो है स्क्रबर। वो क्या है, स्क्रबर।
हम स्क्रबर में जाने से पहले इधर से वाटर का स्प्रे करवाया जाता है। यहाँ पे आप समझ लें कि ऐश का चैम्बर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे कर दूँ तो चलें आसानी हो जाएगी। और इसके ऊपर वाटर स्प्रे किया जाता है। क्या किया जाता है? वाटर स्प्रे। इसके अंदर जितनी वगैरह जो डस्ट वगैरह है यहाँ पे जो मौजूद है, वो इसके ऊपर जब वाटर स्प्रे किया जाएगा तो क्या होगा, वो जो वाटर स्प्रे जब होगा ऐसे ही है बिल्कुल जैसे जनाब अली ये जो आपका मौसम अगर गंदा हुआ हो आंधी वगैरह की वजह से, पानी आता है, बारिश आती है तो आपका मौसम पूरा साफ़ हो जाता है। यही काम होगा यहाँ पे। इसमें यहाँ पे जब ऊपर से यहाँ से ऊपर स्प्रे किया जाएगा, वाटर इसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा तो वाटर इसको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। अब यहाँ पे इसको टेम्परेचर देते हैं अराउंड 230 डिग्री सेंटीग्रेड। 230 डिग्री सेंटीग्रेड करीब यहाँ पे टेम्परेचर होता है। अब जब ये स्क्रबर में जाएगा तो स्क्रबर में क्या होगा, 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे काइंड ऑफ स्टीम एक किस्म की वो होगी। क्या होगा, नीचे से यूं गैस जा रही है और ऊपर से पानी स्प्रे किया जा रहा है। होगा क्या, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं मट्टी वगैरह वो उसके अंदर डिज़ोल्व, जो कार्बन के कंपाउंड है वो उसके अंदर डिज़ोल्व, कोई भी चीज़ें ऐसी जैसे कार्बन सिंपली उसके साथ मिलके क्या नाम है वाटर के साथ मिलके H2CO3 बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है, वो सारा उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो भी उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकती होंगी वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगी। ओके जी, ये इसका सारा काम है। और फाइनली जो हमें यहाँ से जो निकलेगा, जो मटेरियल निकलेगा, वो सारा जो बचा है पीछे वो आप उठा के म्यूनसिप उसमें लैंडफिल में भेज देंगे। ये इधर फर्दर किधर चला जाएगा, इसको कह दें, ये कह दें, ये ऐश कह दें, ये सारी किधर चली जाएगी, ये लैंडफिल में चली जाएगी। क्लियर हो गया जी बेटा बात। अच्छा, इसमें यहाँ पे इसने ऐश का नहीं बनाया हुआ, लेकिन होता है ऐसे है, आप बुक को फॉलो कर लें, कोई मसला नहीं है, इसमें एक ही बात है। क्लियर होगी बेटा, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। ओके जी, अब मामला ये है कि तरीका तो ये बड़ा अच्छा है, इंसिनरेशन वाला, जगह भी बच रही है हमारी, लैंडफिल भी जल्दी नहीं फिल हो रही है, और जो कंपाउंड्स हैं वो इतने डेंजरस भी नहीं रहते, इतने हैज़ार्डस भी नहीं रहते। जब ऑक्साइड्स बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस वो नहीं रहते निस्बतन। अब मसला इसमें ये है कि जब इंसिनरेशन आपने करवाई है तो साथ में गैसेस भी तो प्रोड्यूस हो रही हैं, साथ में एयर पोल्यूशन भी तो प्रोड्यूस हो रही है, साथ में सल्फर के ऑक्साइड्स, साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सारा कुछ भी तो प्रोड्यूस हो रहा है। जहाँ चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं वहाँ उसके नुकसान भी हो रहे हैं। अब फिर इसको क्या किया जाता है, इसको आप डायरेक्टली एयर में थ्रो नहीं कर सकते। असल जो तरीका है ना वो ये तरीका है कि डायरेक्टली आप इसको एयर में जो एग्ज़िट है इसका वो नहीं देंगे। अगर आप डायरेक्ट एग्ज़िट एयर में देंगे तो फिर इसके लिए आपके जो ये तो फ़ायदा नहीं है ना कि आपने म्यूनसिपल वेस्ट को उठा के तो एयर पोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि ख़र्चा पड़ जाता है, चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं, उन गैसेस को भी साथ में अकोमोडेट करना, उन गैसेस को साथ में ट्रीट करना कि वो उसमें से हैज़ार्डस मटेरियल्स उसमें से ना निकलें, ये एक अलग से महंगा ख़र्चा पड़ जाता है। तो फिर बहुत सारे जो अच्छे मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनकी पोल्यूशन यानी इतनी नहीं है, वो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि वो इसको साफ़ करते हैं, ट्रीट करने के बाद इसको जो गैस एग्ज़िट करने से पहले इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में फिर ये इतना मसला नहीं किया जाता, इतने वो तरद्दुद नहीं किया जाता। ओके जी, ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे हुई बात मुकम्मल। पेज नंबर 318 पे मैं हूँ और मैंने आपको बता दिया है, ये भी हो गया। और कोई चीज़ मेरा ख्याल है नहीं रही। स्मोक स्टैक्स का एक वर्ड इससे यूज़ किया हुआ, स्मोक स्टैक्स फ्रॉम द इंसिनरेशन में एमिट ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन सल्फर एंड नाइट्रोजन। स्मोक स्टैक्स कहते हैं उनको भट्टियों को, उनको चिमनी को, जैसे ये कोई भी एक वो हो ना, इसको स्टैक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने बर्निंग की है, ये फर्नेस है, तो ये जो ऊपर उसका एग्जिट निकल रहा होता है ना, स्मोक जहाँ से निकल रहा है स्मोक, तो इसको स्मोक स्टैक कहते हैं। ये स्मोक स्टैक होते हैं। ठीक हो गया बेटा। बाकी ये आपको पता ही है कि ऑब्वियसली अब जो क्या नाम है इसका
इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ISW जो है, इसका स्पेशल केस है। इसमें मर्करी, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, ये सारे, क्रोमियम ऑब्वियसली मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो इनके लिए फिर जो लैंडफिल बनाई जाती है, डैट इज़ ऑफ स्पेशल काइंड। उसके क्ले की जो लाइनिंग की जाती है वो पहले से ज़्यादा थिक की जाती है, ताकि किसी सूरत भी लीशट जो है वो नीचे सीप आउट ना कर सके, वो परकुलेट ना कर सके, वो वाटर टेबल तक ना पहुंच सके। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक इसकी बात हुई ख़त्म। उसके बाद लास्ट टॉपिक और इंतहाई छोटा सा टॉपिक है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। लिखा है इसने काफ़ी पैराग्राफ बना के हुआ है, तो वो मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन वो दिखने में मुश्किल है नहीं है। इस लिहाज से आपने इस टॉपिक को नोट से करना है, वहाँ पे उसने पॉइंट्स में बात की हुई है। यूजुअली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है या इसमें MCQs आते हैं। मैं बता देता हूँ। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इंपॉर्टेंट किस हवाले से है? रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि देखें, जब आप एक नई चीज़ बनाते हैं, आप नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उस नई चीज़ प्रोड्यूस करने में आपको नए रिसोर्सेज भी चाहिए, नया रॉ मटेरियल भी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आप पेपर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो पेपर, आपको पता है कि ये जो पॉपुलर का ये जो सफ़ेदे का दरख्त होता है, गुड क्वालिटी पेपर इसी से प्रोड्यूस होता है। तो आपको नए दरख्त भी काटने पड़ेंगे, आपको वो सारी अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये करें कि जो पहले से पेपर तैयार शुदा है, आपके घरों में जो इस्तेमाल हुआ है, जो न्यूज़पेपर इस्तेमाल हुए हैं, जो आपकी बुक्स हैं, जो आपके पेपर्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल कर लिया हुआ है, रजिस्टर्स वगैरह हो गए, नोट्स वगैरह हो, हर चीज़ उसमें शामिल है। तो क्या ही बेहतर हो कि हम इसी को रिसाइकल कर लें, यानी इसी को रीयूज़ कर लें। होता एक्चुअली क्या है कि अगर आप रिसाइकलिंग और रीयूज़ की तरफ नहीं जा रहे होते, तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट अमाउंट ऑफ म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगर आप चीज़ों को रिसाइकल और उसको रीयूज़ कर लें, सबसे अच्छी बात है कि रीयूज़ किया जाए। रीयूज़ से क्या मुराद? आपने बुक पढ़ी है, जब आप इंशाल्लाह ताला FSC करके डॉक्टर या इंजीनियर बन गए हैं, तो आप अपनी वो बुक अपने छोटे बहन भाई को दे दें। अगर छोटा बहन भाई कोई नहीं है, तो आप अपनी वो बुक किसी हमसाये को दे दें, किसी ऐसे बच्चे को दे दें जो अब FSC में पढ़ा। रीयूज़, बेस्ट थिंग इज रीयूज़। अगर आप रीयूज़ नहीं कर सकते, तो देन यू रिसाइकल, फिर आप उसको रिसाइकल कर। आप वो बुक रद्दी वाले को बेच देते हैं, आपकी गली में आता है, वो रद्दी कलेक्ट करता है, आप उसको बेच देते हैं। वो रद्दी वाला क्या करता है? वो सारी बुक्स को, सारे पेपर्स को वो उठा के पेपर इंडस्ट्री को बेच के आता है जाके। वो पेपर इंडस्ट्री क्या करती है, वो जब नया फ्रेश पेपर बनाया जा रहा होता है ना, तो उसके साथ में वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा बीच में ये जो रिसाइकल्ड माल है ना, ये भी डाल देते हैं। वो क्या करेंगे, ये जो सारा आपकी बुक्स वगैरह और नोट्स वगैरह जो कुछ भी है, वो सारा पेपर उठाएंगे, वो सारा पेपर ला के ऐसे एक मशीन होती है उसमें डालते हैं। उस मशीन में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका वो जूसर ब्लेंडर होता है, वो बिल्कुल इस तरह, वो एक ब्लेंडर सा उसके अंदर लगा होता है, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। वो पानी डालेंगे इसके अंदर पानी डाला जाएगा, पेपर डाला जाएगा, जितनी भी रद्दी वगैरह पेपर है वो सारा इसमें डाला जाएगा, पानी डालेंगे, इसको मशीन को जब चलाएंगे तो वो एक मिल्क शेक सा बन जाएगा पूरा, वो पूरा एक स्लरी बन जाती है। इसको एक्चुअल वर्ड इसको क्या बोलते हैं इसके लिए? स्लरी। ये प्रोड्यूस हो जाती है। तो फिर दोबारा एक किस्म का वो पानी सा बिल्कुल बन गया, तो आप इसमें फर्दर मटेरियल डालते हैं, कुछ फ्रेश मटेरियल भी डालते हैं। वो डालने के बाद इसको मिक्सअप करके फिर दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो पेपर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि रिसाइकल किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQs है और उसने पूछा हुआ बोर्ड में, पेज नंबर 318 पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन देखें ज़रा। इन रिसाइकलिंग process, the fiber of the newspaper becomes shorter and it can be recycled again and again for 5 times. ये उसने पूछा था कि जी न्यूज़पेपर को मैक्सिमम कितनी बार रिसाइकिल किया जा सकता है? इसको 5 बार रिसाइकिल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर बार रिसाइकिल करने के साथ पेपर, आप कभी गौर से देखें ना, पेपर के अंदर एक फाइबर्स होते हैं,
वो फाइबर हर बार इस्तेमाल करने के बाद, रिसाइकिल करने के बाद छोटे होते चले जाते हैं। तो वो उन फाइबर्स ने बेसिकली आपस में जुड़ के पेपर को स्ट्रेंथ देनी होती है। अगर वो फाइबर नहीं होंगे या वो फाइबर वीक होंगे तो फिर पेपर को स्ट्रेंथ भी नहीं मिल सकेगी। तो इस हवाले से फिर क्या होता है कि आप जब उसको मिक्स करते हैं उसको बार बार, तो फाइबर छोटे होते जाते हैं, तो आप फिर 5 बार से ज़्यादा न्यूज़पेपर के पेपर को नहीं कर सकते हैं दोबारा से रीयूज़ या रिसाइकल। ओके जी, यहाँ तक होगी बेटा इसकी बात। उसके बाद हमारे पास और क्या मटेरियल हैं जो कि जनरली इस्तेमाल हो सकते हैं? पेपर के अलावा प्लास्टिक इस्तेमाल हो सकता है। पेपर है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, ये सारे मेन मटेरियल हैं जो कि दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। प्लास्टिक को भी आपको पता है कि कुछ प्लास्टिक घरों में ऐसे होते हैं जो कि ज़रा नरम होते हैं और कुछ प्लास्टिक होते हैं सख्त होते हैं। आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे हार्ड फिनिश प्लास्टर और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह ताला वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको पिघला के दोबारा से नया मटेरियल बनाया जा सकता है। जैसे कि एक जो इसका है प्लास्टिक जिससे मटेरियल से प्रोड्यूस होता है वो है स्टायरीन और पॉलीस्टायरीन। ये नाम आप सुनेंगे 14 चैप्टर में जाके। स्टायरीन और पॉलीस्टायरीन वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं प्लास्टिक्स बनाने के लिए, शॉपिंग बैग बनाने के लिए। फिर आपके ये जो प्लास्टिक की चेयर्स वगैरह ये बनाने के लिए, प्लास्टिक का फर्नीचर जो इस्तेमाल होता है वो बनाने के लिए, फिर बच्चों के खिलौने वगैरह, ये सारे नाम और यूजेस जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, इसको जहन में रखते जाइए। वैसे तो बुक में लिखा हुआ है सारा कुछ, लेकिन फिलहाल इसको जहन में रखते जाइए इस वाले से। तो ये सारे इनके यूजेस हैं। तो पॉलीस्टायरीन को डीकम्पोज किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? डीकम्पोज किया जाता है। डीकम्पोज करने के बाद इसको फिर दोबारा कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। इससे दोबारा प्लास्टिक बनाया जाता है। अच्छा जी, और फिर एक और जो अहम बात है, पेज नंबर 318 पे सेकंड लास्ट लाइन देखें। यहां पे एक कंपाउंड लिखा हुआ उसने, वो है पॉली इथाइलिन टेराफ्थलेट। पॉली इथाइलिन टेराफ्थलेट ये भी एक ऐसी एग्जाम्पल है विच कैन बी रिसाइकल्ड। इसको भी रिसाइकिल किया जा सकता है, इसको भी डीकम्पोज करके दोबारा इसे बनाया जाता है। इसको एक्चुअली ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हीट किया जाए और वो रीशेप हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो, रीशेप उनको किया जा सके, ऐसे प्लास्टिक्स को यूजुअली इस्तेमाल किया जाए, जिसको थर्मोसेटिंग कहते हैं, प्लास्टिक्स कहते हैं। तो जनरली हमारे घरों में ये चीज़ें अक्सर मिल जाती हैं इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, वो हीट अप करने से अपनी जो उनकी जो पॉलीमर्स की चेन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, उनको ब्रेक कर लेते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक्स को फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो कि रीयूज़ हो सकते हैं। और इसमें क्या बात है जनाब कि जो थर्मली डीकम्पोज होना, ये डीपोलीमराइज होना, डीकम्पोज या डीपोलीमराइज से मुराद ये है कि आपको पता है कि प्लास्टिक्स कैसे बनते हैं, चेन बनी होती हैं, एक पूरी चेन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इंशाल्लाह 14 चैप्टर में तफसील से इस पे होनी है बात, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा, क्योंकि जब वहाँ पे तफसील से पढ़ना है तो फिर फ़ायदा नहीं। तो इनके ना बेसिकली जो पॉलीमर बने होते हैं ना, इनको तोड़ा जाता है, इनको डीकम्पोज किया जाता है, तो इसी को कहते हैं डीपोलीमराइज होना। तो डीपोलीमराइज होने के बाद इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। चलें जी, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपकी बुक हुई मुकम्मल। बुक से मुराद आपका जो 16वां चैप्टर है अभी वो, और इसके जो एक्सरसाइज है ये सारी की सारी डिस्कस हो चुकी है। जैसे कि पेज नंबर 321 के ऊपर इसकी एक्सरसाइज को अगर देखूं तो हाँ जी, मैंने आपको साथ साथ मार्क भी करवा दिए थे कि ये वाला एक्सरसाइज का फ़लाँ क्वेश्चन है, ये वाला एक्सरसाइज का फ़लाँ क्वेश्चन, सारे के सारे ये मुकम्मल हो चुके हुए हैं। और देखें इसमें लास्ट में जब है अब क्वेश्चन नंबर 16, ये इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट,
ये बोर्ड में नहीं उसने दिया हुआ कभी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्वियसली आ सकता है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आया नहीं है कभी लेकिन आ सकता है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला यहाँ तक हुई बेटा बात इसकी मुकम्मल। और इस चैप्टर में हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपकी महबूब केमिस्ट्री को इन द न्यू डायरेक्शन देखा। हमने ये देखा कि हाउ डू केमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, हेल्प अस टू मेंटेन, हेल्प अस टू मॉडिफाई एंड हेल्प अस टू रिस्टोर आवर इन्वायरमेंट। ये सारी बातें देखी आपने देखा है कि पहले हमने अपनी इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क कैसे किया है, नुकसान कैसे हुए हैं। हमने फ़ायदे तो लिए हैं ट्रांसपोर्टेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, फ्यूल बर्निंग से, हमें फ़ायदे तो होते हैं, गुजारा तो नहीं है हमारा इनके बगैर। अब कोशिश है कि हम कम से कम जो ट्रांसपोर्टेशन का मामला है उसको हम कम से कम इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट किया जाए। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक प्लांट लगने जा रहा है ये चाइना की गाड़ियों का, और चाइना में भी और मलेशिया वगैरह में भी, इनमें भी प्लांट लगे हुए हैं। वो कुछ हद तक यूज़ कर भी रहे हैं इलेक्ट्रिकल कार्स जो हैं, लेकिन अभी तक बहुत कॉमन नहीं हो सका। लेकिन दुनिया की कोशिश है कि वो इसी तरफ मूव करे। तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की वजह से जो आपने देखा है ऑक्साइड्स वगैरह, सल्फ़र के, नॉक्स होगी, सॉक्स होगी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हमने देखा कि इनके सोर्सेज क्या हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंसानों का काम है, और फिर जो नेचुरल सोर्सेज हैं हमने वो भी डिस्कस किए हैं कि मोस्टली वोल्केनो इरप्शन से आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से आ रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारी बात हुई कि एयर पोल्यूशन की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं। उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसिड रेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्मोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओजोन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, वो देखा है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ज़हन में रखिएगा। तो उसके बाद फिर हमने ये देखा जनाब अली के वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जो कि वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं, और वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम वाटर पोल्यूशन को देख सकते हैं कि उसका लेवल क्या, क्वालिटी ऑफ वाटर निकाला जा सकता है। और उसमें हमने देखा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ DO, और भी हैं ओबियसली, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो DO है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डिज़ोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट 4 से 8 ppm अगर नहीं है, 4 से कम ppm उसके हैं, तो हम कहेंगे कि इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी वाटर। फिर हमने देखा कि अगर हमारी जो DO है उसमें निकाला हमने ये भी देखा कि वाटर की क्वालिटी को हम BOD और COD से भी मेजर कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। ये जो BOD और COD है ना, बेसिकली ये मेजर ऑफ DO ही हैं, ये DO को ही मेजर करते हैं इन द यानी क्या उसको कहते हैं इनडायरेक्टली, हम उसे इनडायरेक्टली उसी को मेजर कर रहे हैं। सिर्फ हम देख ये रहे हैं कि बायोकेमिकल में ये देखा जा रहा है कि कौन से कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर कंज्यूमिंग DO। फिर हम ये देखते हैं केमिकल में कि कितने केमिकल हैं जो कि DO को कंपोज कर रहे हैं, तो उसमें हम डाइक्रोमेट का एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और उनको देखते हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जनाब अली वाटर को प्योरीफाई कैसे किया जाएगा। उसमें हमने देखा प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर तफसील से पढ़ा, एरेशन, कोएगुलेशन, क्लोरिनेशन। फिर क्लोरिनेशन के फ़ायदे थे, फिर हमने क्लोरिनेशन के नुकसान भी देखे कि क्या क्या मसाइल हैं उसमें। फिर हमने क्लोरिनेशन के आल्टरनेटिव भी देखे। हमने ये भी देखा कि अगर आप क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज़ करें, अगर आप ओजोन यूज़ करें, तो इट इज़ फार बेटर दैन क्लोरिनेशन। फिर हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी आ गए हम, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने देखा कि जो हमारा डेली का म्यूनसिपल वेस्ट है इसको कैसे हैंडल किया जा रहा है, इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। और फिर हमने देखा कि उसके लिए लैंडफिल और इंसिनरेशन की जा रही है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा रहा है, उसके लिए हमने देखा कि उसी इंसिनरेशन के प्रोसेस में लिटिल बिट चेंज है। उसके अंदर MSW में सिंपली वी वर बर्निंग द थिंग्स ऑन अराउंड 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेकिन इसमें क्या नाम है इसका, इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमने देखा कि वी आर बर्निंग द थिंग्स इनटू 2 चैम्बर्स। एक है रोटरी किल्न चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर जो है या प्राइमरी चैम्बर है, उसके बाद सेकेंडरी चैम्बर है। पहले चैम्बर में हमने टेम्परेचर कम रखा है, फिर उसके बाद हाई कर दिया, और उसके बाद जो उसमें से गैसेस निकल रही हैं वो स्क्रबर में जा रही हैं, उनको साफ़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज ना करें। उसके बाद फिर और क्या बात हुई, फिर हमारा आज का जो मेन टॉपिक था
जो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट था, हमने ये बात की कि बेस्ट थिंग इज़ कि आप चीज़ों को रीयूज़ करें। अगर आप रीयूज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिसाइकल करें। अगर आप रिसाइकल भी नहीं करेंगे तो देन इट विल बी वेस्ट। ठीक हो गया। तो हमने ये देखा कि रिसाइकिल जब आप करते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर हैं, प्लास्टिक्स हैं, उसमें एलुमिनियम हैं, उसमें ग्लास वगैरह है, ये सारे रिसाइकिल की जा सकते हैं। और हमने फिर प्लास्टिक्स में ये भी देखा कि पॉलीस्टाइरीन के जो कंपाउंड्स हैं, फिर पॉलीइथाइलीन टेराफ्थलेट के जो कंपाउंड्स हैं, दे कैन बी रिसाइकल्ड एज वेल। आप इसको डीपॉलीमराइज करें और इसको ट्रांसफॉर्म कर लें इनटू न्यू शेप्स। ओवरव्यू मैंने आपको पूरे चैप्टर का दे दिया बेटा, इसको अच्छे से याद कर लें रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन। 6 चैप्टर के साथ इसकी पेयरिंग होती है। इंशाल्लाह 6th भी जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि यू विल ऑप्ट इट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन इन द बोर्ड और नॉट। तो यहाँ तक बात हुई इसकी मुकम्मल। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।